प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक आप जीके की वीडियो कह सकते हैं या कॉमन पॉइंट है। मैथ के कुछ कॉमन पॉइंट है जो लगभग सभी बच्चों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा गया है, आज जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे जैसे पढ़ जाते हैं 10वीं 12वीं में बड़े अच्छे अंक लेके आते हैं, लेकिन छोटी छोटी कॉमन सी बातें होती हैं जो उनको नहीं पता होती। कई बार हम बच्चों से पूछते रहते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनसे कॉमन सी बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें हम पूछते हैं तो वो उनके समझ में नहीं आती। जैसे हमने एक बार क्वेश्चन किया, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने बच्चों से सवाल किया कि इसमें क्या अंतर होता है बेटा, तो बच्चों ने सिर्फ सूत्र बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाय 100। सर सिंपल इंटरेस्ट का तो ये फार्मूला होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो P इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम, उसकी पावर टाइम। तो बस फार्मूले का अंतर पता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि वास्तव में अंतर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। बस एक सूत्र के माध्यम से अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये सूत्र लगा दिया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो वो सूत्र लगा दिया। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, तो मैंने बहुत से बच्चों से क्वेश्चन किया जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं पता था। तो एक तो आज हमारी वीडियो रहेगी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। मैंने निकाल के भी दिखाया बच्चों को। तो देखिए, जैसे हमने मान लिया साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है जो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, मान लिया हमने किसी से रुपए उधार ले लिए, वो 10 साल के लिए ले लिए। हमने मान लिया 100 रुपये उधार ले लिए, मूलधन है हमारा 100 रुपये। मूलधन को इंग्लिश में लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है हमारे 100 रुपये। 100 रुपये हमने उधारे ले लिए और उसकी दर थी, रेट दर है उसकी मान लिया 10% एनम, वार्षिक दर है उसकी वार्षिक। तो इसमें जो हम ब्याज लगाएंगे, समय मान लिया, चलो छोटा ले लेते हैं, 5 साल के ले लिए, चलो 3 साल के ले लिए, समय 3 साल। तो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज हमने निकाल दिया इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 100, दर है 10, समय है 3 बटे 100। 100 से 100 घट गया, 30 रुपये ब्याज लग गया। इसका ब्याज कितना लग गया, 30 रुपये। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना पड़ जाए, सूत्र तो आपको पता है जो आप सूत्र लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन मैं दूसरे तरीके से सिंपल जो वास्तविकता है आपको समझाने के लिए, उसमें क्या फ़र्क होता है, उसमें इकट्ठा 3 साल का नहीं जोड़ा जाता। पहले हम 1 साल का जोड़ेंगे। जैसे रुपए तो वही थे, दर भी वही है, समय पहले 1 साल का करेंगे तो ब्याज कितना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। 1 साल का लिया बटे 100, 100 से 100 कट गया। पहले साल कितना ब्याज लग गया, 10 रुपये। फिर हम क्या करते हैं, जो ये 10 रुपये है ना, इन 10 रुपये को जो अपने पहले मूलधन था, जो रुपए हमने उधार लिए थे, उसमें जोड़ दिया 110 रुपये में। अब जो ये 110 है ना, ये हमारा मूलधन हो गया। हमारा नया मूलधन क्या हो गया, 110 रुपये हो गया। फिर हम दूसरे साल का ब्याज निकाल लेंगे। ये पहले साल का था, पहले साल का ब्याज 10 रुपये आया था। दूसरे साल का ब्याज क्या आएगा, दूसरे साल का अब मूलधन ये होगा ना कि 100, क्योंकि नया मूलधन हमारा ये बन गया। अब क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय 1 साल। इसमें 1-1 साल का ब्याज लगाते हैं।
जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तो 11 एकम रुपये, तो 11 रुपये हो गया। तो अब मूलधन कितना होगा? तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा 110 रुपये तो पहले थे और 11 रुपये और जोड़ दिए, ये बन गया 121 रुपये। कितना हो गया? 121 रुपये। 2 साल के बाद इतने रुपए हो गए। फिर तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज देखा हमने, तीसरे साल का ब्याज है, तो अब मूलधन ये होगा 121 गुणा दर गुणा समय बटे 100, जीरो से जीरो कट गई, ये हमने भाग दिया 12.1। तीसरे साल में इतना ब्याज लग गया। तो मिश्रधन क्या हो गया? कुल रुपए कितने बनेंगे? 3 साल के बाद 121 तो पहले थे, उसमें 12.2 और जोड़ दिए, ये बन गया 133.2 रुपये। इसमें कितना बन गया मिश्रधन? साधारण ब्याज हमने किया था, साधारण ब्याज में 100 रुपये तो हमने लिए थे, 30 रुपये ब्याज लग गया, 130 रुपये बन गया। अगर हम साधारण ब्याज से लेते हैं तो हमको 130 रुपये देने पड़े। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मान लिया पैसे लेते हैं तो हमने 133 रुपये 20 पैसे देने पड़ेंगे। तो अब फ़र्क कहाँ पे आ गया? बहुत से बच्चों ने एक एक्सक्यूज़ दिया कि कहा सर ये तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि इसमें 3 साल में 130 रुपये देने पड़े, इसमें 133, फ़र्क क्या रह गया? अंतर कितना होया? अंतर तो सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे का होया। सर ये तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ा अंतर किस लिए नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटी थी, रुपए बहुत कम थे, इसलिए बहुत कम अंतर आया है। अगर यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो या समय बहुत ज़्यादा हो, समय सिर्फ 3 साल था, अगर हम लंबा समय लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो एक बार मैं आगे आपको इसका अंतर समझाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अंतर कैसे हो सकता है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। अभी हमने देखा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सिर्फ 100 रुपये हमने लिया था, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिया था, और जब 3 साल बाद देखा हमने तो उनमें सिर्फ डिफरेंस 3 रुपये का आया। तो आप सोचते होंगे भाई चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको अंतर दिखाता हूँ। मान लिया हमने 100 रुपये मान लिया मूलधन, मूलधन हमने 100 रुपये ले लिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 60 साल के लिए ब्याज पे दे दी। 60 साल के लिए ब्याज पे ले लिया हमने 100 रुपये को, और ब्याज जो ब्याज किस रेट से लगता है? साधारण ब्याज है ये, जो हम ये बताएंगे ये साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज में हमने एक ऐसी दर लगा दी, दर क्या है? दर है लगभग आप ये मानिए 15% मतलब 15% वार्षिक, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से 90, 900 रुपये ब्याज। 60 साल में कितना हो गया? 900 रुपये हो गया। तो 60 साल बाद हमने कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन 100 रुपये हमने लिए थे और 900 रुपये ब्याज हो गया। 60 साल बाद हमने 1000 रुपये उसको देने पड़ेंगे, किसको? जिससे हमने 100 रुपये उधार लिए थे 60 साल के लिए साधारण ब्याज पे। अब यही हम तरीका किस पे लागू करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे तो देखो मूलधन हमारा यही था, मूलधन हमारा 100 था,
दर दर भी वही है 15। जो समय होता है ना, इसमें तो इकट्ठा हमने 60 साल का निकाल दिया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक एक साल का हम निकालते हैं। जैसे पहले साल का ब्याज कितना हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय 1/100, 100 से 100 कट गया, 15 रुपये ब्याज बन गया। फिर क्या होगा, 100 में ये 15 जुड़ गए, 115 हो गए। अब ये मूलधन हो गया, अब मूलधन क्या हो गया 115। तो दूसरे साल का ब्याज, अब मूलधन ये होगा 115 गुणा 15 गुणा 1/100, तो 15 × 5 = 75, 15 × 15 और 7 22, 15 × 15 और 2 17/100, मतलब लगभग 17.25। तो 2 साल का हो गया। फिर दूसरे साल का क्या हो गया, पहले तो 115 थे, 115 में लगभग, हम पूरा नहीं निकाल, वैसे लगभग मान रहे हैं क्योंकि हमने उत्तर नहीं निकालना, बस समझाना है। 132 हो गया। तीसरे साल का क्या होगा, तीसरे साल का हो गया 132 मूलधन हो गया गुणा दर 15/100 समय बटे 100, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 15 × 45, 46 39 48, 15 × 15 और 4 19, तो ये 19.8 लगभग 20 रुपये हो गया। तो 132 था, 3 साल बाद हो गया 132 + 20, 152 रुपये हो गया 3 साल बाद। 4 साल बाद कितना हो जाएगा, मूलधन हो गया 152 गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, 76 78, 15 × 15 और 7 22, 22/100, 0 0 कटी, लगभग 22 रुपये फिर हो गया। 152 में 22 और जोड़ दिए, 152 में 22 जोड़ दिए, ये बन गया 174 रुपये, 174 बन गया। तो ये 4 साल का हो गया। फिर पाँचवें साल का ब्याज हो जाएगा 174 गुणा दर गुणा समय बटे 100, 15 × 4 = 60, 15 × 7 = 105 और 6 × 111, 15 × 15 और 11 × 26, तो लगभग 26 रुपये ही हो गया। तो 174 में 26 और जोड़ दिए, 200 बन गया। अब देखो हमने रुपए कितने उधार लिए थे, 100, 5 साल में कितने बनेंगे उनके, 200, 5 साल में 200 बन गए। अब देखिए जो मैं मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका मतलब ये बन गया जो मैंने आपको ये समझाया है कि इस रेट से 5 साल में रुपए दुगने हो जाते हैं। 5 साल में 100 रुपये कितने हो गए, 200। तो अब देखिए 5 साल में कितना ब्याज लग गया, 100 रुपये, तो 100 रुपये के 5 साल में कितने हो गए, 200। फिर क्या होगा, जो ये 200 रुपये ये मूलधन बन जाए, यहाँ पे 200 रुपये हो गए, 5 साल थे, 5 साल और हमने 200 रुपये को दे दिया, तो 10 साल में कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, 400। फिर 400 के 5 साल में 200 हो गए, 10 साल में 400 हो गए, अब 15 साल, 5 साल में इसके डबल हो जाएंगे, 5 साल में इसके डबल हो गए कितने, 800। और अब हो गए 20 साल में, 20 साल में जो ये 800 थे, 800 के कितने बन गए, 1600। अब 1600 के 5 साल और बढ़ा दी, 25 साल हो गए, 25 साल में कितने हो गए, 1600 के डबल 3200। अब हो गए 3200 के 30 साल में, 5 साल में और कितने हो गए, 3200 के हो गए 6400। अब देखिए 6400 के 35 साल में कितने हो गए, 12,800। और 12,800 के 5 साल और 40 साल में कितने हो गए, 25,000
600। चलो हमने 25,000 मान लिया, मोटा मोटा हमने मान लिया 25,000 हो। 40 साल में कितने बनेंगे? 25,000 मान लिए, 25,000 हो गए। 25,000 40 साल में, 40 साल में 25,000 होते, 45 साल में 25,000 कितने हो जाएंगे? 5 साल में और 50,000। अब 50,000 के 45 साल में था, 5 साल में और जुड़े, 50 साल में कितने हो जाएंगे? 50,000 का डबल हो गया 1 लाख। 1 लाख हो गया 50 साल में। अब 1 लाख का 55 साल में कितने हो जाएंगे? 55 साल में कितने हो गए? 5 साल में और डबल हो गए 2 लाख। अब 2 लाख है, 2 लाख है तो 5 साल और बढ़ा दी, 60 साल में कितने हो जाएंगे? 4 लाख। तरीका वही था, बस हमने सिर्फ साल बढ़ा दिए, कितने साल लगेंगे। तो उसमें क्या हो गया? तो विद्यार्थियों, आपने देखा जब हमने 100 रुपये 15% दर पे 60 साल के लिए ली, 60 साल के लिए साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज पे जब हमने 100 रुपये लिए 15% दर पे, तो उनका ब्याज कितना लग गया? 900 रुपये। और हमने देने कितने पड़े? 900 ब्याज लग गया, 100 रुपये उधार लिए थे, 1,000 रुपये देने पड़ गए। लेकिन जब हमने वही रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे ले लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे ले लिए, तो उनका ब्याज कितना लग गया? इसमें ब्याज लग गया था अपना 900 रुपये, कितने देने पड़े थे? 1,000 रुपये देने थे। और वही रुपये उसी दर से इतने ही समय के लिए, 60 ही साल के लिए अगर हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए, तो उसमें कितने देने पड़ेंगे? 4 लाख रुपये। इस ब्याज से हमको 1,000 रुपये देने पड़े और इस ब्याज से हमने 4 लाख रुपए देने पड़े। तो ये होता है अंतर साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर अमाउंट तो कम ही थी, इसमें भी 100 रुपये थी, इसमें भी 100 रुपये थी, अमाउंट तो थोड़ी थी, लेकिन अगर ज़्यादा समय के लिए अगर हमने ब्याज पर रुपए लेने पड़ जाते हैं या देने पड़ जाते हैं, तो साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। आगे